दोस्तों क्या हो अगर पुलिस को एक लावारिस कटा हुआ सिर मिले, लेकिन उस इंसान की बॉडी कहाँ है अता पता ही नहीं। और जैसे जैसे पुलिस इस केस की गहराई तक जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी का मर्डर हुआ है वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमय शख्स है जिसकी मौत के पीछे करोड़ों का राज और बरसों पुराना इंतकाम छिपा है। आज की कहानी है मुथ्थू की। एक ऐसा आदमी जो कभी हाथियों के इशारे पर नाचता था, कभी करोड़ों के ट्रस्ट का मैनेजर था, तो कभी मेंटल असाइलम की दीवारों के पीछे कैद था। आखिर एक सीधा साधा दिखने वाला इंसान इतना खूंखार कातिल कैसे बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, उसने अपनी ही मौत का इतना खतरनाक जाल क्यों बुना? प्यार, धोखा, धमाके और खूनी रंजिश से भरी ये थ्रिलर सीरीज की कहानी आपके होश उड़ा देगी। कहानी की शुरुआत थेनी के पास बसे एक बहुत ही खूबसूरत गांव से होती है। सुबह होते ही गांव के लोग अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। इसी गहमा गहमी के बीच हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल है। वो सुबह सुबह जल्दी में ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नई नई शादी हुई है और उसकी पत्नी उसके साथ थोड़ा प्यार कर रही थी। फिर कहानी उसके परिवार की तरफ मुड़ती है। उनका पुश्तैनी काम भेड़ बकरियां पालना और बेचना है। उनके पास करीब 1000 बकरियां हैं। कांस्टेबल की माँ ही इन सबको संभालती है। जब वो अपने बेटे को ड्यूटी के लिए निकलते देखती है तो अपनी नई बहू को हल्का सा टोकती है कि अभी तो शादी हुई है, तो क्या सारा दिन ऐसे ही चिपके रहोगे? तभी एक छोटा लड़का कुट्टी करूपू दिखाया जाता है, जो इस घर के सारे काम करता है। वो उस बुजुर्ग औरत मतलब के कांस्टेबल की माँ से रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मुझे एक बकरी दे सकती हैं? अगर वो 15 बच्चे देगी तो धीरे धीरे मेरे पास 30 बकरियां हो जाएंगी और मैं अपना गुजारा कर लूंगा। माँ उसे समझाती है कि बकरियां पालना इतना आसान नहीं होता, इसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। फिर भी वो कहती है कि इस बारे में वो सोचेगी। अगले सीन में हम उस इलाके का पुलिस स्टेशन देखते हैं। ये स्टेशन गांव के बीच में नहीं बल्कि लगभग जंगल के अंदर एक पुरानी और सुनसान सी बिल्डिंग में बना हुआ है। जब कांस्टेबल वहां पहुंचता है तो देखता है कि स्टेशन के सारे पुलिस वाले यहाँ वहाँ सो रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी पता चलता है कि स्टेशन के अंदर एक सांप घुस गया है। पुलिस स्टेशन में सांप के डर से सब अपनी अपनी जगह दुबक कर सो जाते हैं। वहाँ के एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर तो इतने डरे हुए हैं कि टेबल के ऊपर चढ़कर बैठे हैं और बस इस ताक में है कि जैसे ही सांप दिखे उसे गोली मार दे। स्टेशन की ऐसी हालत देखकर मुथ्थू को समझ आता है कि यहाँ काम कैसे चलता है। आखिरकार एक सांप पकड़ने वाले को बुलाया जाता है, जो सांप को पकड़कर बाहर ले जाता है। सांप की मुसीबत तो टल गई, लेकिन इस पुलिस स्टेशन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। इस स्टेशन में पिछले कई महीनों से एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। नियम के मुताबिक अगर यहाँ कोई केस नहीं आता तो इस स्टेशन को बंद कर दिया जाएगा और सभी पुलिस वालों का ट्रांसफर कहीं दूर कर दिया जाएगा। इस बात से स्टेशन का एक पुलिस वाला जिसका नाम थंगा दुराई है बहुत खुश होता है। उसकी पत्नी दूसरे शहर में रहती है, इसलिए वो सोच रहा है कि अगर स्टेशन बंद हुआ तो उसे शहर जाने और अपनी पत्नी के साथ रहने का मौका मिलेगा। लेकिन बाकी सब तो परेशान थे। मुथ्थू के लिए भी ये बहुत टेंशन की बात है, क्योंकि उसका तो ये अपना गांव है। अगर उसका ट्रांसफर हुआ तो उसे ड्यूटी के लिए कम से कम 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जिससे वो अपनी माँ और बकरियों के बिजनेस में मदद नहीं कर पाएगा। तभी मुथ्थू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एसआई से कहता है, साहब क्यों ना हम गाँव में एक ऐसी किसी आदमी को ढूंढे जो थोड़े पैसे लेकर कोई छोटा मोटा जुर्म करके अपने सिर ले ले और सरेंडर कर दे। इससे हमारा केस भी दर्ज हो जाएगा और स्टेशन भी बच जाएगा। एसआई को ये आइडिया पसंद आता है और वो इस मिशन पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए पता चलता है कि एसआई को शराब पीने की बहुत बुरी लत है। वो इतने नशे में रहते हैं कि सड़क पर किसी को भी रोककर पूछने लगते हैं, क्यों भाई ये तुम्हारी बकरी है क्या? एसआई साहब नशे की हालत में हर बकरी को देखकर ललचा रहे थे और मुथ्थू से पूछ रहे थे, क्या ये सब तुम्हारी बकरियां हैं? उनकी नजर हर वक्त बकरियों पर ही टिकी रहती है। इसी बीच वो गाँव की एक बुजुर्ग औरत से मिलने जाते हैं। मुथ्थू देखता है कि औरत के पैर के अंगूठी पर हल्दी लगी है। जब मुथ्थू पूछता है, दादी पैर को क्या हुआ, पट्टी क्यों बांधी है, तो वो बड़े आराम से जवाब देती है, खेत में काम करते समय सांप ने काट लिया था। जहर सिर तक न चढ़ जाए इसलिए मैंने खुद ही अंगूठा काट लिया और हल्दी लगा दी, थोड़ी दिनों में ठीक हो जाएगा। मुथ्थू ये सुनकर दंग रह जाता है, पर गांव वाले बताते हैं कि ये दादी कभी डॉक्टर के पास जाती ही नहीं, अपना इलाज खुद ही कर लेती है। मुथ्थू असली मुद्दे पर आता है और पूछता है, दादी क्या गाँव में ऐसा कोई है जो थोड़े पैसे लेकर हमारे लिए किसी झूठे केस में जेल जाने को तैयार हो? दादी उदास होकर बोलती है, बेटा अब गाँव में ऐसे लोग कहाँ हैं, सब तो शहर जाकर बस गए हैं। पहले मैं शराब बनाया करती थी तो तुम्हारी मदद कर देती, पर अब तो मैं मजबूर हूँ। जाते जाते वो मुथ्थू से बोलती है, तुम अपनी माँ के साथ रहकर राजा की तरह बकरियां पाल सकते थे, ये पुलिस की नौकरी के चक्कर में क्यों पड़ते हो? मुथ्थू के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। रात को पुलिस स्टेशन में दावत का माहौल है, सब मटन बना रहे हैं और शराब पी रहे हैं। थंगा दुराई बहुत खुश है क्योंकि कोई केस नहीं मिला और अब स्टेशन बंद हो जाएगा, लेकिन मुथ्थू बहुत परेशान है। उसे अपनी बकरियां पालना पसंद है और पुलिस की नौकरी भी। वो कहता है, सर अब मुझे किसी एक को चुनना होगा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बाकी पुलिस वाले मुथ्थू की बात सुनकर हंसने लगते हैं। असल में मुथ्थू की पत्नी ने उससे शादी ही इसलिए की थी क्योंकि वो एक पुलिस वाला है। अब मुथ्थू इस बड़ी दुविधा में फंस गया है कि वो पुलिस की वर्दी को चुने या अपनी बकरियों के झुंड को। मुथ्थू जब घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसकी माँ को भी खबर मिल गई है कि पुलिस स्टेशन बंद होने वाला है। उसकी पत्नी ये सुनकर परेशान हो जाती है। जब वो मुथ्थू से पूछती है कि तुम्हें पुलिस की नौकरी पसंद है या भेड़ बकरी पालना, तो मुथ्थू ईमानदारी से बोल देता है, मुझे तो बकरियां पालना ही पसंद है। ये सुनकर उसकी पत्नी नाराज हो जाती है। अब मुथ्थू समझ जाता है कि अपनी गृहस्थी बचाने के लिए उसे ये नौकरी हर हाल में बचानी होगी। अगले दिन वो
छोटा लड़का कुट्टी करूपू अपनी छुपाई हुई शराब ढूंढने एक सुनसान जगह पर जाता है। वहाँ वो देखता है कि आसमान में बहुत सारे गिद्ध मंडरा रहे हैं। उसे शक होता है कुछ तो गड़बड़ है। वो पास जाकर देखता है तो एक आदमी डर के मारे वहाँ से भाग रहा था। जब कुट्टी हिम्मत जुटाकर पत्थर के पीछे झांकता है तो उसकी चीख निकल जाती है। वहाँ एक इंसान का सिर रखा हुआ था। वो भागकर मुथु को फोन करता है। मुथु तुरंत एसआई साहब को फोन लगाता है, लेकिन वो तो नशे में पूरी तरह धुत पड़े हैं। मुथु खुद मौके पर पहुंचकर देखता है तो वो दंग रह जाता है। वो कटा हुआ सिर एक पत्थर पर रखा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सिर के नीचे एक पीला थैला पड़ा था जिसमें बहुत सारे पैसे और एक चिट्ठी थी। मुथु कुट्टी से कहता है, अगर सिर यहाँ है तो शरीर भी कहीं आसपास ही होगा, जाकर ढूंढो। इसके बाद वो थंगादुराई को फोन करके सारा कुछ बता देता है। थंगादुराई जो शहर जाने की खुशी मना रहा था, उसके पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। वो पूछता है, तुम अभी कहाँ हो? मुथु अपनी लोकेशन बताता है तो थंगादुराई बोलता है, क्या तुम्हारे ठीक सामने एक बड़ा पत्थर है? जब मुथु फोन पर कटे हुए सिर के बारे में बताता है तो थंगादुराई एक अजीब सवाल पूछता है, अरे ये बताओ कि वो सिर उस बड़े पत्थर के दाईं तरफ है या बाईं तरफ? मुथु को समझ नहीं आता कि वो ऐसे क्यों पूछ रहा है। थंगादुराई समझाता है कि अगर सिर बाईं तरफ हुआ तो वो दूसरे पुलिस स्टेशन का इलाका होगा और हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर दाईं तरफ हुआ तो ये केस हमारा होगा और हमें ही सिर दर्दी पालनी पड़ेगी। मुथु थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे तो अपनी नौकरी बचानी है और केस दर्ज करवाना है, इसलिए वो झूठ बोल देता है, साहब सिर तो दाईं तरफ ही है। फोन रखने के बाद मुथु चुपके से उस सिर को उठाकर अपने इलाके की सीमा के अंदर रख देता है ताकि केस उनके स्टेशन में ही रहे। मुथु कुट्टी को शरीर ढूंढने भेजता है पर उसे कुछ नहीं मिला। वो मुथु से पूछता है कि सिर तो वहाँ था, यहाँ कैसे आया? मुथु उसे लालच देते हुए बोलता है, तुझे मेरी माँ से वो बकरी चाहिए ना जो बच्चे देती है, वो तुझे मिल जाएगी, बस सबसे यही बोलना कि ये सिर यही था। लड़का लालच में आकर चुप हो जाता है। जल्दी ही वहाँ बड़े ऑफिसर और भीड़ जमा हो जाती है। लोग उस मुस्कुराते हुए चेहरे वाले सिर को देखकर हैरान थे। जांच में पता चलता है कि ये आदमी इस गांव का नहीं है बल्कि कहीं बाहर का है। सीनियर ऑफिसर आदेश देते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। तभी डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। कुत्ता सूंघते हुए मुथु के पास पहुंचता है तो मुथु डर के मारे पीछे हट जाता है। कुत्ता आगे बढ़ता है और उसे दूर एक खून से सना हुआ मछली के आकार का लॉकेट मिलता है। पास ही रास्ते पर गाड़ी के टायरों के निशान भी मिलते हैं। एसआई साहब इन सब की फोटो ले लेते हैं। अब उस सिर को हॉस्पिटल ले जाने की बारी आती है। मुथु कुट्टी को कोई डब्बा लाने को बोलता है। वो लड़का दौड़कर जाता है और एक पुराना बूंदी का डिब्बा उठा लाता है जिसमें वो उस सिर को रखने की कोशिश करते हैं। जब कुट्टी बूंदी का डिब्बा लेकर आता है तो मुथु उसे डांटता है, अरे बेवकूफ, इसमें कटा हुआ सिर कैसे आएगा? लेकिन उनके पास कोई और बड़ा डिब्बा था नहीं। मुथु फिर से लड़के को लालच देता है, तुझे वो बच्चा देने वाली बकरी चाहिए ना, तो ये सिर उठाकर डब्बे में रख। आखिरकार लड़का हिम्मत करके उस सिर को डब्बे में बंद कर देता है। वो उस सिर को लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देते हैं। डॉक्टर सिर देखते ही भड़क गया और बोला, अरे भाई, मैं सिर्फ सिर का पोस्टमार्टम कैसे करूं? जब तक पूरा शरीर नहीं मिलता मैं कुछ नहीं कर सकता। इसे यहाँ से वापस ले जाओ। बेचारे पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं और हार मानकर उस सिर को वापस अपने उसी सुनसान पुलिस स्टेशन में लाकर रख देते हैं। कोई रास्ता न देख वो सब फिर से शराब पीने बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ मुथु के घर में कलह शुरू हो जाती है। मुथु ने अपनी माँ को पहले ही मना कर दिया था कि वो गाय नहीं खरीदेंगे, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी और एक गाय खरीद ली। अपनी पत्नी के उकसाने पर मुथु अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है, जब मैंने मना किया था तो आपने गाय क्यों ली? मेरी बात की आपके सामने कोई कीमत है नहीं क्या? माँ भी गुस्से में आ जाती और बोलती है, मेरे पास हजारों बकरियां हैं, फिर भी मुझे दूध के लिए दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। अगर मैं अपनी खुशी के लिए गाय पाल रही हूँ तो इसमें तुझे क्या तकलीफ है? गाँव में बाकी लोग एक गाय रखकर खुश हैं और मैं इतनी बकरियां होने के बाद भी एक गाय नहीं रख सकती। घर में बहस जारी है। मुथु की माँ साफ कह देती है कि तुम्हारी पत्नी को गाय का गोबर उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देख लूंगी, लेकिन मुझे ये गाय चाहिए ही चाहिए। वो अपने काम में लग जाती है और मुथु बेबस खड़ा रह जाता है। दूसरी तरफ एसआई साहब उस कटे हुए सिर की फोटो खींचकर उसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। वो गांव-गांव जाकर लोगों से पूछते हैं, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि मरने वाला कौन है, केस आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत छानबीन के बाद एक बुजुर्ग आदमी फोटो देखते ही चौंक जाता है। उसकी आंखों में डर और पहचान साफ दिखती है। एसआई समझ जाते हैं कि इस आदमी को कुछ पता है। वो पूछते हैं, बाबा, फोटो देखते ही आपका चेहरा बदल गया, क्या आप इसे जानते हैं? ये आदमी मर चुका है, अगर कुछ पता है तो बता दीजिए। वो बुजुर्ग आदमी सदमे में आ जाता है और कहानी 3 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है। 3 साल पहले गांव में मेले का माहौल था, सब खुश थे और एक डांस ग्रुप प्रोग्राम करने आया था। जैसे ही डांसर स्टेज पर आई, वहां मौजूद आदमियों की भीड़ बेकाबू होकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। तभी मुत्तू, जिसका सिर मिला है, उसका नाम भी मुत्तू ही है, उसकी एंट्री होती है। वो भीड़ को हटाकर उन लड़कियों को सुरक्षित जगह ले जाता है। भीड़ इतनी पागल थी कि लड़कियों के साथ साथ उन्होंने मुत्तू को भी धक्का मुक्की में नहीं छोड़ा। वहीं पर वो बुजुर्ग आदमी जो ये कहानी सुना रहा था, चोरी छिपे उन डांसर लड़कियों को कपड़े बदलते हुए देखने की कोशिश कर रहा था। तब मुत्तू ने उसे पकड़ लिया और बड़े प्यार से समझाया, बाबा, अभी वो तैयार हो रही है, आप बाद में आइएगा। मुत्तू का व्यवहार ऐसा था कि वो बुजुर्ग भी उसकी बात मान गया। मेले में जब डांस शुरू होने वाला था, तब 2 गुटों के बीच भयानक झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते वहाँ भगदड़ मच गई और दंगे जैसा माहौल बन गया। वो बुजुर्ग आदमी बताता है, साहब, सब अपनी
जान बचाकर भागने लगे। वो डांस ग्रुप भी अपना सामान समेटकर वहां से चला गया। मैंने बहुत कुछ सोचा पर उस दिन कुछ नहीं हो पाया। उसी दिन मैंने उस मुत्थु को आखिरी बार देखा था। पुलिस को यहाँ एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है। उन्हें समझ आ जाता है कि उस डांस ग्रुप के लोगों का मुत्थु के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। एसआई साहब उस ग्रुप का पता और बाकी जानकारी जुटाकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा कांस्टेबल मुत्थु अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। उसकी पत्नी बोलती है, अजी सुनिए, स्टेशन अभी बंद नहीं हुआ है, आप मेहनत करके इस केस को सुलझा क्यों नहीं देते? अगर आपने ये गुत्थी सुलझा ली तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। खाना खाने के बाद जब वो बिल चुकाने जाते हैं तो मुत्थु काउंटर पर मौजूद एक आदमी को उस कटे हुए सिर वाली फोटो दिखाता है और पूछता है, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? वो आदमी फोटो को गौर से देखता है और चौंक कर पूछता है, अरे हमारे मालिक की फोटो आपके पास कैसे आई? मुत्थु और उसकी पत्नी हक्के बक्के रह जाते हैं। मुत्थु पूछता है, मालिक, ये तुम्हारे मालिक कैसे हुए? इसके बाद कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है। कई साल पहले वो बुजुर्ग आदमी एक होटल में सफाई का काम करता था। एक दिन केरला की पासिंग वाली गाड़ी लेकर यही मुत्थु, जिसका सिर मिला था, उस होटल में खाना खाने आता है। वो बड़े चाव से 2 अंडे और 2 ऑमलेट ऑर्डर करता है। होटल में वो बुजुर्ग अकेला ही काम कर रहा था और बड़े प्यार से मुत्थु को खाना परोसता है। होटल में मुत्थु खाना खा ही रहा था और देख रहा था कि होटल का मालिक उस बुजुर्ग वेटर को बुरी तरह डांट रहा था। मालिक चिल्ला रहा था, बुढ़ापे में मेरी जान क्यों ले रहे हो? पैसे लेता है तो ढंग से काम कर। मालिक की बदतमीजी देखकर मुत्थु को गुस्सा आ गया। खाना खत्म करने के बाद मुत्थु मालिक के पास गया और पूछा, तुम्हारी एक दिन की कमाई कितनी है और तुमने ये दुकान कितने में खरीदी थी? मालिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही मुत्थु अपनी गाड़ी के पास गया। गाड़ी के पीछे एक लॉकर बना था। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। मुत्थु ने उसमें से करीब 10 लाख रुपए निकाले और मालिक के सामने रख दिए। उसने कहा, ये दुकान अगले 5 साल में जितना कमाएगी उतना पैसा मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ, क्या तुम ये दुकान मुझे बेचोगे? मालिक ने सोचने के लिए वक्त मांगा तो मुत्थु ने साफ कह दिया, वक्त नहीं है, बेचना है तो अभी बोलो वरना मैं पैसे लेकर जा रहा हूँ। ये सुनते ही मालिक तुरंत मान गया। दुकान खरीदने के बाद मुत्थु ने उस बुजुर्ग वेटर को बुलाया और कहा, बाबा आज से ये दुकान आपकी है, आप इसके मालिक हैं। फिर उसने पुराने मालिक को धमकाते हुए कहा, मेरे जाने के बाद कोई चालाकी मत करना, याद रखना मैं 7 मर्डर कर चुका हूँ। बेचारा पुराना मालिक डर के मारे वहाँ से भाग गया। प्रेजेंट में जब मुत्थु मतलब कांस्टेबल ये सुनता है तो वो हैरान रह जाता है। वो बुजुर्ग आदमी अपने गुरु की मौत की खबर सुनकर रोने लगता है और उनकी फोटो मांगता है। मुत्थु फोटो देकर वहाँ से निकलता है और सारी बात एसआई को बता देता है। एसआई भी सोच में पड़ जाते हैं, जो आदमी एक रात में 10 लाख रुपए देकर किसी गरीब को दुकान दिला दे उसका असली कैरेक्टर क्या होगा। अब पुलिस उस डांस ग्रुप के मैनेजर से मिलने पहुंचती है। मैनेजर बताता है कि 3 साल पहले मुत्थु सच में उनके साथ काम करता था। मैनेजर बताता है कि मुत्थु किसी वजह से उनके ग्रुप से जुड़ा था और कुछ समय के बाद चला गया। उस दौरान मीना और चिट्टू नाम की 2 लड़कियां उसके बहुत करीब थी। मैनेजर एक छोटा सा फ्लैशबैक सुनाता है। एक बार जब डांस ग्रुप की लड़कियां कपड़े बदल रही थी तो गांव के कुछ लड़के छिप कर देख रहे थे। मैनेजर ने रोका तो उन लड़कों ने चाकू निकालकर उसे डराना शुरू कर दिया। तभी मुत्थु की एंट्री हुई। उसने निडर होकर उन लड़कों से कहा, अगर चाकू चलाने का फैसला कर ही लिया है तो चलाओ, डरो मत, ये लो मेरा सीना, मारो मुझे। मुत्थु का ये बेखौफ अंदाज देखकर वो गुंडे डर गए। मुत्थु ने उनको चेतावनी दी, अगर मेरे घर की लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जिंदा नहीं बचोगे। उसकी हिम्मत देखकर वो सब भाग खड़े हुए। मैनेजर बोलता है, उस दिन उसने हमारी मदद की और फिर वो हमारे साथ ही काम करने लगा। लेकिन जब मुत्थु ग्रुप छोड़कर गया तो मीना ने भी डांस करने से मना कर दिया और धीरे धीरे हमारा पूरा ग्रुप बिखर गया। जांच करते हुए पुलिस को मुत्थु की एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें वो एक हाथी के ऊपर बैठा था। ये फोटो काफी पुरानी है और केरला में खींची गई है। मुत्थु कांस्टेबल को एक आइडिया आता है। वो जानता है कि हर हाथी की अपनी एक अलग पहचान होती है। अगर वो इस हाथी को ढूंढ ले तो शायद मुत्थु के अतीत के बारे में और सुराग मिल सके। वो अपने जानकारों को फोन लगाता है और जल्द ही उस हाथी के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। जब पता चलता है कि वो हाथी केरला में ही है तो एसआई साहब मुत्थु से बोलते हैं, चलो मुत्थु अब हमें केरला निकलना पड़ेगा। लेकिन मुत्थु हिचकिचाता और बोलता है, सर मुझे अपनी बकरियों को वैक्सीन लगवानी है, मैं नहीं आ पाऊंगा। आखिर में एसआई साहब थंगादुराई को अपने साथ लेकर केरला के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ उस बुजुर्ग वेटर के होटल का सीन दिखाया जाता है। उसे मरने वाले मुत्थु की फोटो को फ्रेम करवाकर भगवान की तरह दीवार पर सजाया है और उसकी पूजा कर रहा है। होटल में खाना खाने आया एक आदमी ये देखकर हैरान था और पूछता है, अरे आपने इस आदमी की फोटो को भगवान के पास क्यों लगा कर रखा है? यहाँ से कहानी 90s के एक फ्लैशबैक में जाती है। उस समय मुत्थु एक घड़ी की दुकान में काम करता था। एक दिन मुंबई का रहने वाला एक रईस आदमी दुकान पर आता है और वो बहुत ही कीमती घड़ी ठीक करने के लिए देता है। मुत्थु घड़ी चेक करता है और बोलता है कि घड़ी तो बिल्कुल ठीक है। वो आदमी बोलता है, तुम बस इसे साफ करके रखो, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। जाते समय वो आदमी जानबूझकर अपना एक बैग वहीं छोड़ जाता है। जब मुत्थु उस बैग को खोलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके अंदर सोने के बिस्किट्स भरे हुए थे। मुत्थु एकदम खामोश हो गया था। करीब 1 महीने के बाद वो आदमी वापस आता है। उस वक्त दुकान का मालिक भी वहीं बैठा था। वो आदमी पूछता है, क्या मेरा घड़ी ठीक हो गया और क्या तुम्हें वहाँ मेरा कोई बैग मिला था जो मैं गलती से छोड़ गया था? मुत्थु चुपचाप वो बैग निकाल कर टेबल पर रख देता है। वो आदमी मुत्थु के चेहरे के हाव भाव देखता और पूछता है, क्या तुमने इसके अंदर देखा कि क्या है? मुत्थु कहता है, हाँ मैंने देखा। वो आदमी पूछता है, क्या तुमने
इसमें से कुछ निकाला? मुथु ईमानदारी से मना कर देता और बोलता है, आपने यह बैग गलती से नहीं छोड़ा था, बल्कि जानबूझकर रखा था। मुथु उस आदमी से बोलता है, मुझे पता था कि आप यह बैग जानबूझकर छोड़कर गए हैं। मुझे ये भी पता है कि आप एक दिन इसे वापस लेने जरूर आएंगे, इसलिए मैंने इसे संभाल कर रखा था। दुकान का मालिक जब बैग में सोने के बिस्किट देखता है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। मालिक डर जाता है कि कहीं पुलिस को पता चला तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। वो मुथु को नौकरी से निकाल देता और बोलता है, तुम अभी कभी यहाँ से चले जाओ। वो मुंबई वाला आदमी मुथु की ईमानदारी देख उसे अपने साथ ले जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और वो बुजुर्ग आदमी बताता है उस दिन के बाद मुथु का क्या हुआ किसी को नहीं पता। प्रेजेंट में केरला में एसआई साहब और थंगादुराई उस मंदिर पहुंचते हैं जहां वो हाथी था। वहां के महावत से पूछताछ करने पर पता चला कि मुथु अक्सर उस हाथी से मिलने आता था। वो हाथी का बहुत ख्याल रखता था और उसकी देखभाल के लिए महावत को पैसे और शराब भी देता था। महावत बताता है कि मुथु को यहाँ आए हुए अब 1 साल हो चुका है। जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि वो हाथी एक ट्रस्ट के जरिए मंदिर में आया था। एसआई और थंगादुराई उस ट्रस्ट का पता निकालते हैं और पास के पुलिस स्टेशन जाकर और जानकारी जुटाते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो वहीं रुक कर ट्रस्ट के लोगों से मिलेंगे। दूसरी तरफ कांस्टेबल मुथु, उसके घर में तो माहौल कुछ ज्यादा ही खराब हो गया था। मुथु की माँ गाय का गोबर उठा रही होती है। तभी कुट्टी पूछता है, दादी आप अपनी बहू से ये काम करने क्यों नहीं बोलती? माँ मजाक में कहती, अरे बेटा अगर मैंने उससे ये सब करने को कहा तो वो तो खाने में जहर मिला देगी। बदकिस्मती से उनकी बहू ये सब सुन लेती है और बहुत नाराज हो जाती है। उस रात जब मुथु काम से घर लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ बाहर दरवाजा बंद करके खड़ी है। वो कुट्टी को बकरी देने की बात पर अभी भी नाराज है। वो कहती है कि तूने उसे बकरी देने का वादा क्यों किया? अगर हमने अपनी किस्मत की बकरी उसे दे दी तो हमारा नसीब उसके पास चला जाएगा। मुथु उन्हें समझाने की कोशिश करता है, माँ एक बकरी देने से हम गरीब नहीं हो जाएंगे। अंदर पहुंचते ही उसकी पत्नी का झगड़ा शुरू हो जाता है। वो रोते हुए बोलती है, आज आपकी माँ ने क्या कहा पता है? क्या मैं उन्हें खाने में जहर देने वाली लगती हूँ? मेरा परिवार ऐसा नहीं है, आपका परिवार होगा ऐसा। बेचारा मुथु अपनी माँ और पत्नी की लड़ाई के बीच पिस रहा था। अगली सुबह जब मुथु ड्यूटी पर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक अलग तरह के कानों वाली बकरी दिखती है। वो उस बकरी की मालकिन से बात करता है और बातों बातों में वो उस कटे हुए सिर वाली फोटो दिखाता है। वो औरत फोटो देखते ही बोलती है, अरे बेटा इन्हें कौन नहीं जानता, इनके बारे में तो पूरा इलाका जानता है। कहानी एक और फ्लैशबैक में जाती है। गांव में एक अजीब सी गाड़ी आती है जिस पर लगे लाउडस्पीकर से आवाज आती है, अपने घर के बर्तन के बदले हमें सिर्फ बकरियों की गंदगी दो। गांव वाले हैरान रह जाते हैं कि कोई बकरियों की गंदगी के बदले नए बर्तन क्यों देगा। वो आदमी मतलब जिसका सिर मिला था वो समझाता है, आजकल शहरों में लोग छतों पर टेरेस गार्डन बनाते हैं जहाँ इस गंदगी को खाद बनाकर पैकेट में बेचा जाता है। मुझे वही खाद चाहिए। आप बोरियां भर कर गंदगी लाओ और नए बर्तन ले जाओ। लोग खुशी खुशी बोरियां भर भर कर गंदगी लाने लगते हैं। इसी बीच एक शराबी आदमी उसके पास आता है और बर्तनों के बजाय शराब मांगता है तो वो उसे चुपचाप एक बोतल दे देता है। फिर वो शराबी आदमी मुथु से दूसरी बोतल मांगता है, लेकिन मुथु साफ मना कर देता और बोलता है, एक बोतल पहले ही दे चुका हूँ, अब और नहीं मिलेगी। वो शराबी पीछा नहीं छोड़ता और छिपकर देखता है कि मुथु गाँव से इकट्ठा की गई बकरियों की गंदगी का क्या करता है। वो देखता है कि मुथु ने खाद बनाने के नाम पर वो सारा कचरा गाँव के बाहर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया था। गाँव वालों को समझ नहीं आता कि उसने बर्तन देकर ये सब क्यों खरीदा और उसे फेंक क्यों दिया। इधर प्रेजेंट में कांस्टेबल मुथु ये सब सुनकर उलझन में पड़ जाता है और एसआई साहब को फोन करके अपडेट देता है। एसआई साहब अब उस ट्रस्ट के पास ट्रस्ट के एक खास आदमी से मिलते हैं जिसका मुथु के साथ गहरा रिश्ता था। जब उस आदमी को पता चलता है कि मुथु की मौत हो गई है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी केरला का एक लोकल पुलिस वाला एसआई को एक पुरानी और बड़ी बात बताता है। वो कहता है कि इस इलाके में एक बार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उस धमाके में मुथु और वो मुंबई वाला आदमी भी शामिल थे। पता चलता है कि वो मुंबई वाला आदमी ही इस ट्रस्ट का असली मालिक था। अब इस काम को जेसी और बेनी नाम के 2 लोग संभाल रहे हैं। बेनी अब एक विधायक बन चुका है जबकि जेसी कहीं और जाकर रहने लगी है। कहानी फिर से एक छोटे से फ्लैशबैक में जाती है। मुथु अपनी केरला नंबर वाली गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी 4-5 लड़के चाकू दिखाकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो सब कम उम्र के लड़के थे। वो चिल्लाते हैं, ओए केरला वाले, गाड़ी साइड में लगा। मुथु शांति से बोलता है, गाड़ी केरला की है, मैं नहीं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो लड़के उसे लूटने की कोशिश करते हैं। फिर वो लड़के मुथु की गाड़ी की तलाशी लेते हैं और उन्हें गाड़ी में बहुत सारा पैसा मिलता है। वो सारा पैसा छीन लेते हैं और उसे धमकी देते हैं कि दोबारा इस इलाके में मत दिखना। पैसा मिलने के बाद उन लड़कों में आपस में ही झगड़ा शुरू हो जाता है। चाकू वाला लड़का बोलता है, पैसे बांटने की जरूरत नहीं, जिसके हाथ जो लगा है वो उसका। बाकी लड़के भड़क जाते हैं और उनके बीच बहस बढ़ जाती है। तभी मुथु वहां से जाते जाते नोटों की गड्डियां हवा में उड़ा देता है। लालच में आकर वो लड़के पैसे बटोरने लगते हैं। चाकू वाला लड़का भी अपनी चाकू फेंक कर पैसे उठाने में लग जाता है। तब एक दूसरा लड़का पीछे से उसे चाकू घोंप देता है। पैसों के लालच ने दोस्तों को ही दुश्मन बना दिया। प्रेजेंट में एसआई साहब विधायक बेनी से मिलने के लिए फोन करते हैं, लेकिन उनका असिस्टेंट फोन उठाता है और बोलता है कि विधायक जी अभी शहर से बाहर हैं और उनसे बात नहीं हो पाएगी। इसके बाद एसआई और थंगादुराई अब तक मिले सुरागों को एक साथ जोड़कर मुथु की लाइफ का टाइमलाइन तैयार करते हैं। 1997 ओतन चत्रम में वो एक वॉच मैकेनिक था। 2005 में केरला में हाथियों की देखभाल करने वाला
वो महावत बना। 2006 केरला के उसी ट्रस्ट का मैनेजर बन गया। 2012 में वो गांव-गांव घूमकर खाद और बर्तनों का व्यापार करने लगा। 2013 में डांस ग्रुप के साथ काम करने लगा। पुलिस हैरान है कि एक ही आदमी इतने अलग अलग काम और अलग अलग जगहों पर क्यों बदल रहा था। क्या किसी से छिप रहा था ये आदमी? क्या ये किसी मिशन पर था? जब वो मुथ्थू के पुराने एड्रेस की जांच करते हैं तो पता चलता है कि पुलिस रिकॉर्ड में दिया गया उसका पता भी फर्जी था। पुलिस की उलझन और बढ़ जाती है। तभी जांच के दौरान उनकी नजर एक बार पर पड़ती है जहां से उन्हें एक नया सुराग मिलने की उम्मीद जगती है। एसआई साहब और थंगा दुराई बार में बैठकर शराब पी रहे थे और केस पर बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ कांस्टेबल मुथ्थू को एसआई ने आदेश दिया है कि वो डांस ग्रुप की लड़की चिट्टू से पूछताछ करे। चिट्टू अब एक दर्जी की दुकान चलाती है। जब मुथ्थू उसे बताता है कि उस आदमी का कत्ल हो गया तो चिट्टू को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। वो रोने लगती है और बोलती है, साहब दुनिया भले ही उन्हें गलत कहे लेकिन मेरे लिए तो वो एक फरिश्ता थे। मैं उन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। कहानी यहाँ से एक और फ्लैशबैक में जाती है। एक बार चिट्टू और उसकी दोस्त मीना एक ऐसी जगह फंस गई थी जहाँ बस की कोई सुविधा ही नहीं थी। उन्हें समय पर डांस प्रोग्राम के लिए पहुंचना था और वो बहुत परेशान थी। तभी बर्तनों और खाद का व्यापार करने वाला वो आदमी, वही जिसका सिर मिला, अपनी गाड़ी लेकर वहां आता है। वो उनकी मजबूरी समझ जाता है और उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां डांसर हैं। वो मजाक में बोलता है कि आप प्रोग्राम में जितना कमाती हैं उतना पैसा मैं दे दूंगा, क्या आप मेरे लिए एक गाने पर डांस करेंगी? वो मना कर देती और बोलती है उन्हें पहले प्रोग्राम में पहुंचना जरूरी है, उसके बाद में कभी डांस दिखा देंगी। यही वो समय था जब कुछ गुंडों ने उन्हें परेशान किया था और चाकू दिखाया था। उस वक्त इस आदमी ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया था, जिसकी वजह से उन लड़कियों के मन में उसके लिए बहुत इज्जत बढ़ गई थी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब उन्हें घर लौटना था तो पता चला कि उनका ड्राइवर शराब पीकर पूरी तरह धुत हो चुका है और गाड़ी चलाने के हालत में नहीं है। ड्राइवर के नशे में होने की वजह से चिट्टू और मीना बहुत परेशान हो जाती हैं। वो मुथ्थू से विनती करती हैं, क्या आप अपनी बकरियों की खाद बेचने का काम छोड़कर हमारे साथ ड्राइवर बन सकते हैं? इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। मुथ्थू काफी सोच विचार के बाद एक शर्त रखता है, मैं तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम कभी मुझसे ये नहीं पूछोगी कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा परिवार कौन है या मेरा अतीत क्या है। अगर मुझे रहने के लिए एक अलग कमरा मिले तो मैं ये काम कर सकता हूँ। लड़कियों को लगता है कि कम तनख्वाह में इतना अच्छा ड्राइवर मिलना मुश्किल है, इसलिए वो मान जाती हैं। अगले दिन मुथ्थू अपना सारा सामान लेकर पहुंच जाता है। उनके पास रहने के लिए केवल एक ही कमरा था जिसे वो मुथ्थू के लिए खाली कर देती हैं। लेकिन मुथ्थू कमरे के अंदर रहने के बजाय बाहर खाट डालकर सो जाता है और बोलता है, मेरे लिए ये जगह काफी है, जब भी काम हो मुझे बुला लेना। धीरे धीरे उन तीनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। मुथ्थू अपना काम पूरा ईमानदारी से करता है लेकिन वो खाली समय में कहाँ जाता है, क्या करता है, ये किसी को नहीं पता। प्रेजेंट में पूछताछ के दौरान चिट्टू बताती है कि उसे अचानक अपने गांव जाना पड़ा क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब थी। कांस्टेबल मुथ्थू ये सारी बात एसआई साहब को बता देता है। एसआई उसे आदेश देते हैं, उस लड़की को छोड़ना मत, उससे और जानकारी निकलवाओ। दूसरी तरफ एमएलए बेनी के पास उनका असिस्टेंट पहुंचता है और बताता है पुलिस का फोन आया था और मुथ्थू नाम के आदमी की हत्या हो गई है। ये सुनते ही बेनी के होश उड़ जाते हैं और वो बुरी तरह चौंक जाता है। यहाँ से कहानी एक और फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक हाथी बेकाबू हो गया था और किसी की बात नहीं सुन रहा। सब उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हाथी भयंकर तरीके से चिंघार रहा था। तभी मुथ्थू वहां पहुंचता है। वो अपने खास इशारों से और कमांड से उस हाथी को चुटकी में शांत कर देता है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। बेनी ये देखकर दंग रह जाता है कि ये आदमी हाथियों को इतनी अच्छी तरीके से कैसे संभाल लेता है। कहानी वापस कांस्टेबल मुथ्थू के घर पहुंचती है। अब इसके बाद हम फिर से कांस्टेबल मुथ्थू को देखते हैं। उसकी पत्नी बाजार से सब्जियां लेकर आती है तो देखती है कि पूरे घर में गोबर फैला हुआ है। एक पड़ोस की बुजुर्ग औरत बताती है कि तुम्हारी सास नहाने गई है, क्या तुम ये गोबर साफ कर दोगी? अगर गोबर की महक आई तो गाय पानी नहीं पिएगी। मुथ्थू की पत्नी नखरे दिखाती है और साफ करने के बजाय खिड़की के पीछे छिपकर देखने लगती है। जैसे ही उसकी सास नहाकर बाहर आती है उनका पैर गोबर पर पड़ता है और वो फिसलकर गिर जाती है। ये देखकर मुथ्थू की पत्नी चुपके से मुस्कुराने लगती है। उधर मुथ्थू फिर से चिट्टू से पूछताछ करता है और कहानी फिर से पुराने फ्लैशबैक में चली जाती है। मरने वाला मुथ्थू अब डांस ग्रुप का हिस्सा बन चुका था। वो जहाँ भी लड़कियां प्रोग्राम के लिए जाती थी वो उनके साथ जाता और उनके साथ खेलता मजाक करता। उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। एक दिन मुथ्थू एक आइसक्रीम वाले से पूछ रहा था कि इस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। मीना ने ऐसा करते हुए उसे देख लिया। वो मुथ्थू के पास आई और पूछने लगी, तुम आखिर हो कौन? तुम इस शहर के गुंडों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? लगता है तुम कोई पुलिस वाले हो पर देखकर लगता तो नहीं, या फिर तुम उन गुंडों से भी बहुत बड़े कोई गैंगस्टर हो। तुम असल में हो कौन? मुथ्थू उसे अपनी पुरानी शर्त याद दिलाता है कि उसके अतीत के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। वो कहता है, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, सही वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। धीरे धीरे मुथ्थू और मीना के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और मीना उसके प्यार में पड़ने लगती है। मुथ्थू ये सब महसूस तो करता है पर वो अपनी ही किसी पुरानी सोच में डूबा रहता है पर कोई जवाब नहीं देता। एक दिन मीना नाराज होकर अकेले पैदल चल देती है। जब मुथ्थू कारण पूछता है तो वो चिढ़कर बोलती है, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, तुम्हें अपनी पर्सनल बातें बताना जरूरी नहीं समझती। मुथ्थू उसे प्यार से बैठाकर समझाता है, मैं भी अपनी सच्चाई सही वक्त पर बताऊंगा, अभी नाराज मत हो। इसके बाद वो मीना की माँ से मिलने जाता
जाते हैं। पता चलता है कि मीना की माँ एक बहुत ही अच्छी सिंगर थी। उनका परिवार कभी बहुत अमीर था, लेकिन अपनों के धोखे के वजह से अब वो बहुत गरीबी और दुख में जी रहे हैं। मुत्थू उनकी बातें सुनकर उन्हें दिलासा देता है, जिससे मीना का दिल उसके लिए और भी पिघल जाता है। चिट्टू, जो पुलिस को कहानी सुना रही थी, रोते हुए कहती है, साहब, जब उन दोनों का प्यार बढ़ने लगा तो मैंने सोचा कि मुझे अब उन दोनों के बीच रुकावट नहीं बननी चाहिए, इसलिए मैं ग्रुप छोड़कर आ गई। मीना की वजह से ही हमारा डांस ग्रुप चलता था। उसके जाने के बाद सब खत्म हो गया। तभी मुत्थू को घर से फोन आता है कि उसकी माँ गोबर में फिसल कर गिर गई। वो जल्दी जल्दी अपने माँ के पास पहुंचता है, जो दर्द से चिल्ला रही थी। वो देखता है कि उसकी पत्नी अपने सास के दर्द का वीडियो बना रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मुत्थू ये सब देखकर दंग रह जाता है। दूसरी तरफ एसआई साहब और थंगादुराई अभी भी विधायक बेनी के फोन का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही वो उस रहस्यमयी औरत जेसी को भी ढूंढ रहे हैं। वो टेंशन में शराब पीना चाहते हैं, लेकिन पता चलता है कि उस दिन ड्राई डे है, यानी पूरे इलाके में शराब की दुकानें बंद है। इसीलिए एसआई साहब और थंगादुराई ने फैसला किया कि वो कच्ची शराब के अड्डे पर जाएंगे। वहाँ शराब पीते हुए वो अड्डे के मालिक को मुत्थू की फोटो दिखाते हैं। वो आदमी फोटो देखते ही बोलता है, साहब, इसे कोई मामूली इंसान नहीं मार सकता। इस कट्टान को मारने के लिए, मतलब जंगली शेर को मारने के लिए कोई दूसरा कट्टान ही चाहिए होगा। यहाँ से कहानी एक छोटे फ्लैशबैक में जाती है। मुत्थू विधायक बेनी के यहाँ काम करता था। बेनी उस वक्त पेड़ों की कटाई और लकड़ी के एक्सपोर्ट का धंधा करता था। इलेक्शन के दौरान एक विरोधी गुट ने बेनी को डराने के लिए बंदूकों का इस्तेमाल किया। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। तभी मुत्थू अपने हाथी के साथ वहां पहुंच गया और हाथी की मदद से उन गुंडों को खदेड़ दिया। मुत्थू की वजह से ही बेनी चुनाव लड़ पाया और आज एमएलए बन सका। यानी बेनी की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ मुत्थू का ही था। प्रेजेंट में अड्डे पर शराब पीते पीते एसआई साहब की हालत बहुत खराब हो जाती है। उन्हें तेज खांसी आती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जब उनकी आंखें खुलती है तो वो उसी जगह पर थे। थंगादुराई उन्हें संभालता और बोलता है, सर, पुरानी बातें छोड़िए, हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए एर्नाकुलम निकलना है। वो दोनों एर्नाकुलम पहुंचते हैं और उस ट्रस्ट को संभालने वाली जेसी से मिलते हैं। जेसी के सामने बैठकर पूछताछ शुरू होती है, जिससे सिंधु नाम का एक नया किरदार सामने आता है। यहाँ से एक और फ्लैशबैक शुरू होता है। फ्लैशबैक में वही मुत्थू ट्रस्ट का मैनेजर था। तब वहाँ जेसी की एक स्टूडेंट आती है जिसका नाम सिंधु है। सिंधु सोशल वर्क की पढ़ाई कर रही थी और वहाँ के बच्चों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाती है। मुत्थू को सिंधु का ये अंदाज बहुत पसंद आता है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। तभी कहानी में एक मोड़ आता है। सिंधु के घर वाले उसके लिए लड़का देखने आते हैं। सिंधु मुत्थू को तुरंत बुलाती है। जब मुत्थू वहाँ पहुँचता है तो वो सबके सामने कह देती है, मैं इससे शादी करूंगी। ये सुनकर मुत्थू खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसके बाद में मुत्थू उससे पूछता है, तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? सिंधु मुस्कुराकर बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बताना चाहो तो बताना, वरना कोई बात नहीं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं तुम्हें संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। अब इसी बीच दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। ट्रस्ट में एक दिन बच्चों के लिए डांस कंपटीशन रखा जाता है। सब बच्चे तैयार होकर नाच रहे होते हैं। उसी दौरान मुत्थू और सिंधु एक तरफ अकेले में बात कर रहे थे। तभी अचानक कुछ नकाबपोश हमलावर वहां पहुंचते हैं और चाकू से हमला कर देते हैं। मुत्थू बहादुरी से उनसे लड़ने लगता है। बाहर भी भगदड़ मच जाती है। वो मुंबई वाला आदमी जिसका नाम शिवेत्ता है, वो भी उन हमलावरों से लड़ रहा था। लड़ाई के बीच एक हमलावर के हाथ में देसी बॉम्ब होता है। मुत्थू उसे बॉम्ब को छीनने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो बच्चों के बीच फट न जाए, लेकिन तभी एक दूसरा आदमी वहां आता है और बॉम्ब फेंक देता है। देखते ही देखते एक जोरदार धमाका होता है। धमाका होते ही सिंधु मुत्थू को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन एक बम सीधे उसके पास गिरता है और उसकी वही मौत हो जाती है। मुत्थू बुरी तरह घायल होकर गिर जाता है। अपनी आंखों के सामने सिंधु को खोते देख वो मुंबई वाला आदमी शिवेत्ता आग बबूला हो जाता है। वो हमलावर गैंग के एक आदमी को पकड़ता है और गुस्से में उसकी 4 उंगलियां काट देता है। प्रेजेंट में जब जेसी पुलिस को यह सब बता रही होती है, तब विधायक बेनी का फोन आता है। वो जेसी को चुप रहने की हिदायत देता है और बोलता है, पुलिस से कुछ मत कहना, मैं खुद उनसे बात करूंगा। इसके बाद जेसी चुप हो जाती है। जब पुलिस शिवेट्टा और उस दंगे के बारे में पूछती है तो वो बस इतना ही कहती है, मेरे भाई बेनी ही अब आपसे बात करेंगे, आप उन्हीं से जाकर मिलिए। कहानी में एक और फ्लैशबैक आता है। मुत्थू अपनी गाड़ी से जाते हुए एक केरला नंबर वाले आदमी से मिलता है। दोनों एक ही बिजनेस में होने के कारण अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर कांस्टेबल मुत्थू के घर में भारी ड्रामा चल रहा था। उसकी पत्नी ने माँ के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जो वायरल भी हो गया। माँ दर्द में रो रही है और पत्नी अपनी फेमस होने वाली खुशी में डूबी है। इन सब घरेलू झगड़ों की वजह से मुत्थू की नींद उड़ी हुई है। वो सुकून से सोने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन में सो रहा था, तभी एक अनजान आदमी वहां आता है और बोलता है, जिस आदमी की फोटो आपने बाहर लगा रखी है, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे तो मैं सब बता दूंगा। पैसे मिलते ही वो आदमी एक बड़ा राज खोलता है। बोलता है, साहब, ये आदमी मेरे साथ मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती था, हम दोनों का इलाज वहीं चल रहा था। फ्लैशबैक में दिखता है कि मुत्थू पागलों की तरह हॉस्पिटल में एक कोने में बैठकर खामोश रहता है और किसी गहरी सोच में डूबा रहता है। फिर वो आदमी मुत्थू के पास जाकर उसे चिढ़ाता है कि आओ मैं तुम्हें आसमान में भगवान दिखाता हूँ, लेकिन मुत्थू कोई जवाब नहीं देता। उसके हाथ में एक पत्थर था जिसे वो जान की तरह छुपा कर रखता है। वो आदमी किसी तरह वो पत्थर मुत्थू से छीन लेता है। पत्थर छीन जाने के बाद मुत्थू को अजीब
सा सुकून मिलता है और शांत होकर आसमान की तरफ देखने लगता है। प्रेजेंट में जब कांस्टेबल घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी गायब थी। उसकी माँ बोलती है, बेटा मेरा तो पैर टूटा है, मैं क्या करती। वो दोपहर को भरपेट खाना खाकर 2 बैग कपड़े भरकर अपने मायके चली गई। मुत्थु को बहुत गुस्सा आता है पर वो सब छोड़कर वापस अपने केस पर ध्यान देता है। उधर विधायक बेनी पुलिस से मिलने की तैयारी कर चुका है। उन्होंने अपने असिस्टेंट को समझा दिया है कि पुलिस के सामने सिर्फ वही बोलना जो रिकॉर्ड में है। बेनी पुलिस को फ्लैशबैक सुनाना शुरू करता है। केरला के उस ट्रस्ट को मुंबई वाला आदमी शिवेट्टा चलाता था। शिवेट्टा का असली कारोबार सोने की तस्करी का था जिससे वो करोड़ों कमाता था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन जॉनी था। जॉनी पहले शिवेट्टा के साथ ही काम करता था लेकिन बाद में अलग होकर ड्रग्स का धंधा करने लगा। जॉनी चाहता था कि वो शिवेट्टा का सारा सोना लूट ले। इसी दुश्मनी के चलते जॉनी ने उस ट्रस्ट पर हमला करवाया जहां वो बॉम्ब धमाका हुआ। उस धमाके में कई मासूम बच्चे मारे गए और मुत्थु की होने वाली पत्नी सिंधु की भी मौत हो गई। अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया उजड़ते देख मुत्थु गहरे डिप्रेशन में चला गया। उस मुश्किल वक्त में शिवेट्टा ने मुत्थु को अपने बेटे की तरह संभाला और उसका ख्याल रखा। शिवेट्टा ने मुत्थु को डिप्रेशन से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की। इसी बीच शिवेट्टा जेल में बंद अपने दुश्मन जॉनी से मिलने जाता है। वो कहता है, जॉनी हमारे बीच की दुश्मनी में बहुत खून बह चुका है, अब इसे खत्म कर देते हैं। लेकिन जॉनी गुस्से में अपनी कटी हुई उंगलियां दिखाता और बोलता है, तुमने मेरी उंगलियां काटी है, अब ये आग कभी नहीं बुझेगी, मैं बाहर आकर बदला जरूर लूंगा। प्रेजेंट में विधायक बेनी पुलिस को आगे बताता है कि एक दिन शिवेट्टा ने अपना सारा कारोबार समेट लिया। उसने लगभग 250 करोड़ रुपए नकद इकट्ठा किए और हमसे कहा कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर मैं 3 महीने में वापस आ गया तो हम साथ जिएंगे, अगर नहीं आया तो समझ लेना कि ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। शिवेट्टा ने वो ट्रस्ट अपनी बहन जेसी और बेनी को सौंप दिया और वहां से चला गया। उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। इसके कुछ समय के बाद मुत्थु ने भी कहा कि वो अपने गांव वापस जाना चाहता है और वो भी चला गया। विधायक कहता है कि साहब यही सच है और यही पुलिस रिकॉर्ड में भी है, लेकिन एसआई को शक हुआ। वो थंगा दुराई से बोलता है कि ये दोनों भाई बहन कुछ बड़ा राज छिपा रहे हैं जिसका हमें पता नहीं चल पा रहा। तभी उन्हें खबर मिलती है कि मुत्थु एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। एसआई हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, अजीब आदमी है, इसे जितना खोदो उतने नए राज निकल कर बाहर आते हैं। एसआई परेशान होकर बोलते हैं, एक आदमी अपनी जिंदगी में कितनी बार मरा होगा, इस आदमी की अतीत की पढ़ते तो खत्म ही नहीं हो रही। यहाँ से कहानी एक और फ्लैशबैक में जाती है। कुछ गुंडे शिवेट्टा को मारने की फिराक में घूम रहे थे। इसी बीच मीना के घर एक अनजान आदमी आता है और मुत्थु के बारे में पूछने लगता है। वहाँ काफी बहस और लड़ाई होती है जिसके बाद मीना उसे घर से भगा देती है। बाहर मुत्थु उस आदमी से मिलता है और उसके साथ कहीं चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब मुत्थु अकेला वापस आता है तो उसकी शर्ट फटी हुई थी। मीना उसे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन मुत्थु खामोश रहता है। मीना दुखी होकर बोलती है, मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ इसलिए पूछ रही हूँ, तुम कुछ नहीं बताओगे तो मैं क्या समझूं, शायद मैंने तुम पर भरोसा करके गलती कर दी। मीना की बातें मुत्थु को अंदर तक चुभ जाती है। वो अपना सामान पैक करता है और वहां से जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वो अपनी गाड़ी के लॉकर से कुछ पैसे निकालकर मीना की पेटी में रखने लगता है। तभी मीना पीछे आती है और गुस्से में उसकी शर्ट खींचती है। वो देखती है कि मुत्थु के पूरे शरीर में जलन के गहरे निशान हैं। ये देखकर मीना का दिल भर आता है। वो उसे गले लगाती और बोलती है, तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तब मुत्थु पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ता है और उसे अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाता है, कैसे उसने शिवेट्टा के साथ काम किया और कैसे बम धमाके में अपनी जान से प्यारी सिंधु को खो दिया। वो मीना से कहता है, मेरा अतीत बहुत खतरनाक है इसलिए मेरा तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं होगा। लेकिन मीना जिद पर अड़ जाती है कि अब जो भी होगा वो साथ में ही झेलेंगे। कुछ दिन साथ गुजारने के बाद एक दिन अचानक मुत्थु बिना बताए कहीं गायब हो जाता है। मीना को उसका एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगा या नहीं, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़े, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मुत्थु ने मीना के लिए कुछ पैसे भी छोड़े थे। मीना वो पैसे ले जाकर उसी केरला वाले ट्रस्ट के पास जाती है ताकि वो पैसे बच्चों के काम आ सके। लेकिन ट्रस्ट वाले पैसे लेने से मना कर देते हैं और बोलते हैं, ये मुत्थु की अमानत है, इसे आप ही अपने पास रखें। मीना ये सारी बात पुलिस को बताकर वहां से चली जाती है। प्रेजेंट में कांस्टेबल मुत्थु को मेंटल हॉस्पिटल से एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि मरने वाला मुत्थु असल में कालाई के अपने गाँव के ही रहने वाला था। कालाई ये सुनकर दंग रह जाता है। बोलता है, साहब हम इसे ढूंढने के लिए केरला और जाने कहाँ कहाँ भटक रहे थे, जबकि ये तो हमारे अपने गाँव का निकला। डॉक्टर बताते हैं कि मुत्थु को एक अजीब तरह की बीमारी थी जिसमें उसे अपने बचपन की बातें तो याद थी पर पिछले कुछ सालों का सब कुछ वो भूल चुका था। वो मेंटल हॉस्पिटल की ऊंची दीवार फांद कर भाग गया था। डॉक्टर का मानना है कि शायद उसे पुरानी कोई बात याद आई होगी इसलिए वो भाग निकला। इधर मुत्थु अपनी पत्नी को मनाने उसके मायके पहुंचता है। उसके ससुर पूछते हैं, दामाद जी उस बिना सिर वाले केस का क्या हुआ और आप लोग नए घर में कब जा रहे हो। मुत्थु कोई जवाब नहीं देता। वो सीधे अपनी पत्नी के पास जाता है और सबके सामने उसके पैरों में गिर पड़ता है। वो गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, प्लीज घर वापस आ जाओ। कांस्टेबल अपनी पत्नी के पैर उसकी पत्नी शर्त रखती है कि जब माँ का पैर ठीक हो जाएगा तभी वो वापस आएगी। मुत्थु बेबस होकर वहां से निकल जाता है। केरला में एसआई को मीना के जरिए एक और सुराग मिलता है। वो एक एड्रेस के बारे में बताती है जहां जाने पर पुलिस को शिवेट्टा का एक पुराना साथी मिलता है। वो आदमी बोलता है, मैं कोर्ट में गवाही नहीं दूंगा पर आपको सच बता देता हूँ। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है।
है। दुनिया को लगा कि शिवेट्टा गायब हो गया, पर वो वापस आया था। बेनी और मुथु उसे लेने गए थे। वो एक फार्म हाउस पर बैठकर ट्रस्ट और पैसों का हिसाब कर रहे थे। तभी अचानक एक गोली चली और शिवेट्टा के पेट में जा लगी। हमलावर भाग गए। मरते वक्त शिवेट्टा ने मुथु का हाथ पकड़कर कहा, अब इसे यहीं खत्म कर दो, मेरे लिए बदला मत लेना। शिवेट्टा की मौत के बाद बेनी और जेसी ने ट्रस्ट संभाल लिया। कुछ समय बाद मुथु ने कहा कि वो अपने गांव वापस जाना चाहता है। बेनी ने उसे शिवेट्टा के हिस्से के पैसे देने चाहे, पर मुथु ने मना कर दिया। फिर भी बेनी ने चुपके से वो पैसे मुथु के गाड़ी के लॉकर में रख दिए। मुथु अपनी हाथी से आखिरी बार मिलकर भारी मन से गांव से निकल गया। एसआई साहब को शक होता है कि मुथु ने जॉनी से बदला लेने के चक्कर में किसी का मर्डर किया। इधर मुथु को एसआई साहब का आदेश आता है कि गांव के मेले में जो डबल मर्डर हुआ उसकी फिर से जांच करो। वो उस मर्डर केस में तीसरे भाई से मिलता है जो उस दिन मेले में नहीं था। वो कहता है कि मैं उस दिन होता तो कहानी कुछ और होती। मुथु जब उसे और वहां मौजूद एक बुजुर्ग को मुथु की फोटो दिखाता है तो वो बुजुर्ग डर के मारे चीखने लगता है। वो रोते हुए कहता है, यही है वो, इसी ने तुम्हारे दोनों भाइयों को मारा था। सब सन्न रह जाते हैं। खबर केरला के एसआई साहब तक पहुंचती है। अब ये साफ हो चुका है कि तमिलनाडु के उस डबल मर्डर का कातिल कोई और नहीं बल्कि मुथु ही था। एसआई फैसला करते हैं कि केरला की जांच पूरी हुई, अब हमें सच जानने के लिए तमिलनाडु जाना होगा। कांस्टेबल मुथु उस बुजुर्ग गवाह से मिलता है और पूछता है, बाबा मेले में 2 मर्डर हुए और आपने पुलिस को कुछ नहीं बताया। वो बुजुर्ग बोलता है, आखिर पुलिस ने तो सब कुछ ढूंढ लिया, आओ बैठो चाय पीते हैं और मैं तुम्हें उस रात का पूरा सच बताता हूँ। फिर से फ्लैशबैक दिखता है। मेले में उन 2 गुंडों भाइयों ने मुथु को घेर लिया था। वो मुथु को डरा रहे थे कि वो उन लड़कियों को मतलब चिट्टू और मीना को उनके पास भेज दे। बुजुर्ग का दोस्त मुथु को चेतावनी देता है, बेटा इनसे दूर रहो, ये दोनों फौज से निकले हुए अपराधी हैं और इनके पास खतरनाक बंदूक है। मुथु उन गुंडों को अकेले में बुलाता है। जब वो उसे पीटना शुरू करते हैं तो एक गुंडा मजाक उड़ाते हुए बोलता है, जिस लड़की से तू शादी करने वाला है उसे पहले मेरे पास भेज, फिर शादी कर लेना। ये सुनते ही मुथु का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उन दोनों को इतनी बुरी तरह मारता है कि वो हैरान रह जाते हैं। तभी बातों बातों में एक गुंडा बोलता है, तुझे क्या लगा शिवेट्टा को किसने मारा? ये सब हमारे बॉस का काम था। मुथु पूछता है, कौन है तुम्हारा बॉस? गुंडा बोलता है, नाम तो नहीं पता पर उसके हाथ की 4 उंगलियां कटी हुई है। ये सुनते ही मुथु समझ जाता है कि यह जॉनी का काम है। वो गुस्से में उस गुंडे की हाथ की हड्डी तोड़कर उसी से उसका गला काट देता है। मेले में भगदड़ मच जाती है। मुथु उस भीड़ का फायदा उठाकर दूसरे भाई के पास जाता है। वो चिल्लाता है, जाकर अपने बॉस से कहना कि शिवेट्टा ने मुझे भेजा है, और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। वो कटा हुआ सिर उसके पैरों में रखकर मुथु वहां से निकल जाता है। भीड़ उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन मुथु आतिशबाजी का इस्तेमाल करके सबको धूल झोंकते हुए वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद मुथु एक किसान से मिलता है और उसे एक थैला देकर बोलता है, इसे संभाल कर रखना, मैं जल्द ही सब ठीक कर दूंगा। प्रेजेंट में एसआई ने अब सारी कड़ियां जोड़ ली हैं। कोर्ट से आदेश आता है कि उस लावारिस सिर को अब दफना दिया जाए। जब दफनाने की रस्में चल रही होती है तभी मुथु को वो पुराना केरला वाला दोस्त वहां पहुंच जाता है। केरला वाला दोस्त पुलिस के सामने टूट जाता है और रोते हुए बोलता है, शिवेट्टा मर चुके हैं, मुथु भी मर चुका है और अब मैं क्या छुपाऊं, साहब मैं आपको सब सच बताता हूँ। फिर एक और फ्लैशबैक आता है। दुश्मन जॉनी ने मुथु को फंसाने के लिए उसके इस दोस्त को पकड़ लिया था और उसे बहुत टॉर्चर कर रहा था। जैसे ही मुथु को पता चला वो अपने दोस्त को बचाने वहां पहुंच गया। जॉनी हंसते हुए बोला, मैं तेरा इंतजार कर रहा था, तेरे साथ रहने वाले लोग तेरी वजह से कुत्तों की मौत मर रहे हैं। दोनों के बीच लड़ाई होती है। जॉनी ने मुथु को पीटते हुए कहा, जब तक तू जिंदा है ये बर्बादी नहीं रुकेगी, तेरी मौत ही सबका भला करेगी। मुथु समझ गया कि जॉनी को जिंदा छोड़ना सबकी जान को खतरे में डालना है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहीं जॉनी का काम तमाम कर दिया और वहां से गायब हो गया। दोस्त बताता है कि उस दिन के बाद उसने मुथु को कभी नहीं देखा, सीधा आज उसकी मौत की खबर सुनी। इधर गांव में कांस्टेबल उस छोटे बच्चे कुट्टी को वो बकरी दे देता है जिसका उसने वादा किया था। वो कहता है, जा बेटा इस बकरी के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जी ले। बच्चा बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस टीम बैठकर उस बैग की जांच कर रही है जो मुथु छोड़ गया था। बैग में पैसों के साथ एक पुराना न्यूज़पेपर भी मिलता है। उस न्यूज़पेपर में जॉनी की मौत की खबर छपी थी। एसआई साहब को पछतावा होता है, अगर हमने ये अखबार पहले देखा होता तो हमें पहले ही समझ आ जाता कि मुथु ने किसका कत्ल किया है और क्यों। उसने ये अखबार जानबूझकर एक सुराग के तौर पर छोड़ा था। एसआई साहब अब केस की फाइनल रिपोर्ट लिखना शुरू करते हैं। वो लिखते हैं कि मुथु कोई अपराधी नहीं था बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी जिंदगी को सही ढंग से जीने की बहुत कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पहले धमाके में सिंधु की मौत ने उसे तोड़ दिया और फिर अपनों को बचाने के लिए उसे हथियार उठाना पड़ा। एसआई साहब अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि शिवेट्टा की मौत के बाद मुथु बदले की आग में जल रहा था। उसे पता चला कि कातिल तमिलनाडु के डिंडीगुल में रहने वाले हैं। उनसे बदला लेने के लिए ही उसने वो बकरियों की खाद और बर्तनों वाला बिजनेस शुरू किया था ताकि वो गांव-गांव जाकर उन कातिलों को ढूंढ सके। यहाँ तक कि डांस ग्रुप के साथ जुड़ना भी उसकी एक चाल थी ताकि वो हर मेले और भीड़ भाड़ वाली जगह पर उन गुंडों पर नजर रख सके। आखिरकार उस मेले में वो दोनों भाई मिल गए और उसने उन्हें बेरहमी से मार डाला। इसके बाद वो कुछ महीनों के लिए गायब हो गया और फिर जॉनी को मारने पहुंचा। इस केस का सबसे रहस्यमय हिस्सा ये है कि मुथु ने अपनी मौत को खुद ही प्लान किया था। वो चाहता था कि दुनिया को पता चल जाए कि मुथु मर चुका है ताकि उसके पीछे पड़े
सारे दुश्मन शांत हो जाएं और उसके करीबी लोगों को कोई खतरा ना रहे। उसने पुलिस को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो खुद उसका सिर ढूंढे और उसकी मौत की खबर फैला दे। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि मुथ्थू ने बैग में एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा था, जो भी मेरा सिर दफन करेगा ये सारे पैसे उसी के होंगे। एसआई साहब ने वो सारा पैसा कुट्टी को देने का फैसला किया क्योंकि यही तो मुथ्थू की आखिरी इच्छा थी। सब कुछ सुलझने के बाद एसआई साहब और थंगादुराई जश्न मनाने के लिए बैठते हैं। थंगादुराई ने जो शराब की बोतल छिपा कर रखी थी वो उसे निकालता है। जब एसआई साहब शराब पी रहे थे तब अचानक उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। कहानी के आखिरी सीन में एसआई साहब शराब पीते हुए एक पुरानी खंडर जैसी जगह को देखते हैं। वहाँ एक दीवार पर धुंधले अक्षरों में मुथ्थू, अम्मा और अप्पा लिखा हुआ था। ये वही जगह है जहाँ मुथ्थू का बचपन बीता। जैसे ही एसआई साहब उस जगह को देखते हैं उन्हें सब कुछ समझ आने लगता है। कहानी लास्ट में हमें मीना की तरफ ले जाती है जो अब मुथ्थू के बच्चों के साथ एक शांत और खुशहाल जिंदगी जी रही है। क्लाइमैक्स में ये साफ होता है कि मुथ्थू की मौत किसी दुश्मन ने नहीं की बल्कि मुथ्थू ने खुद अपनी जान ली और इसके पीछे कारण बहुत गहरे हैं। मुथ्थू जानता था कि उसने बदले की आग में कई मर्डर्स किए हैं और उसके बहुत से दुश्मन बन चुके हैं। जब तक वो जिंदा रहता उसके करीबी लोगों की जान खतरे में रहती। दुश्मन जॉनी ने मरते वक्त कहा था, अगर तुम मर जाओगे तो ये सारी मुसीबत खत्म होगी। ये बात मुथ्थू के दिमाग में घर कर गई। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में उन सभी लोगों को पैसे और सुख सुविधाएं दी जिनसे वो प्यार करता था ताकि वो उसके बिना भी चैन से रह सकें। अब सीरीज के लास्ट में तो ये मिस्ट्री बनी रहती है कि मुथ्थू का शरीर कहाँ गया और उसने मरते वक्त मुस्कुराया क्यों था। ये सब दिखाए बिना